नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हम लोग फिर से इकट्ठे हुए हैं और आज आप लोगों को हमारे ये सीरीज के बारे में डॉक्टर विशाल मिश्रा बताएंगे। एंड हमारे साथ सुषमा सिंह जी भी है एंड नटराजन जी भी है। एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा कल का और आज का भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, आप सबको मेरा नमस्कार, नमन। जैसा कि हम आजादी स्वतंत्रता दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं आने वाले 15 अगस्त को, तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ये हम सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास है, ईसा जी का, सुषमा जी का, नटराजन जी का, कि हम लोग एक सीरीज चलाएं और उस सीरीज के क्रम में स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोगों की भागीदारी रही, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, चाहे वो हमारे उत्तर पूर्व के लोग हों, चाहे वो हमारे कृषक बंधु हों, चाहे वो हमारे मजदूर बंधु हों, चाहे वो हमारे अन्य समूह के लोग हों, उन सबका क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, ये अपनी युवा पीढ़ी को, अपने नौनिहालों को बताने का एक प्रयास है कि ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी युवा शक्ति है, वो इनके बारे में सुन सके, एक समझ विकसित कर सके और प्रेरणा ले सके, ताकि माँ भारती की सेवा में वो अपनी सक्रिय भागीदारी कर सके। ये हम लोगों का एक प्रयास है और मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि ये आप सभी लोगों को पसंद आएगा, चाहे युवा हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो। ये ओवरऑल एक स्वतंत्रता आंदोलन में जो भागीदारी की गई है लोगों द्वारा, ये उसी के क्रम में एक सीरीज है। तो इसी क्रम में आज चर्चा के लिए हम लोग फिर हैं। इसके पहले सीरीज में हम लोगों ने कल देखा था कि किस प्रकार से मातृशक्ति वीरांगनाओं की क्या भूमिका रही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे, 2 भागों में चर्चा होगी। नटराज जी युवाओं की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग उत्तर पूर्व के योगदान की चर्चा करेंगे। तो नटराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारी युवा पीढ़ी को अवगत कराएं। साउंड हाँ, नमस्कार ईशा जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और विशाल जी और सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका बहुमूल्य समय दिया है ये प्रोग्राम के लिए। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। एंड जैसे विशाल जी ने बोला, मैं एक दो जनों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो वीर गति प्राप्त किए। हमारी स्वतंत्रता के जो लड़ाई हुआ था, संग्राम हुआ था, उसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लड़ाई हुआ था। एक तो है, मैं तो जाना था इनके बारे में जब ट्विटर में पढ़ा था, तब मुझे पता चला। एक लड़का था खुदीराम बोस, जो 18 साल पे वीर गति प्राप्त कर दिए। उसका थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ चंद शब्दों में। 1908 पे खुदीराम बोस को अपॉइंट किया गया था मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, क्योंकि उसने जो चीफ मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उन्होंने बहुत ये हार्श एंड क्रूअल सेंटेंसेस पास किए थे ऑन यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और उसको मारने के लिए उनको एक बॉम्ब दिया गया था फेंकने के लिए, जो ट्रेन में जा रहे थे। पर इत्तेफाक से ऐसा हुआ, जो ट्रेन में जा रहे थे उनके पत्नी जा रही थी और उनके बाकी लोग जा रहे थे, पर उन्होंने बॉम्ब तो फेंक दिया, और बॉम्ब फेंकने के बाद वो उधर से निकल गए और तकरीबन 18 मील चले गए
फिर उनको पकड़कर उनको मौत की सजा दे दी थी। और 11 अगस्त यानी कि चंद दिनों के बाद, 5 दिन के बाद आने वाला है, 11 अगस्त 1908 पे उनको फांसी की सजा दी गई। एंड अगर आप देखेंगे 18 साल की उम्र में अगर उन्होंने ऐसा सोचा, वो बहुत बड़ी सोच है कि भारत के स्वतंत्रता के लिए ये जो लड़ाई किए हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। द अदर पर्सन whom I would like to talk about is वीरपांडिया कट्टबोमन। अगर आप देखेंगे अभी रिसेंट हिस्ट्री में जब चीन it is lending money to Africa, to Sri Lanka and other countries and trying to occupy the ports, the bases, whatever, उनको एक डेट ट्रैप में डालकर इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करके उनको हड़पना चाहता है। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने भी किया था, अंग्रेजों ने भी वैसा किया था। एंड जो वीरपांडिया कट्टबोमन जो हैं उनका भी यही था। वो एक उनका जन्म हुआ था 1760 पे और एक ही बिलोंग टू द कास्ट ऑफ पालेकरर, यानी कि वो एक फ्यूडल लॉर्ड थे। उनके फैमिली में पैदा हुए थे। एंड क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने उधर का जो नवाब है, जिनको ये लोग, जिनके अंदर ये लोग पालेकरर आते थे, उनसे सौदा करके उनको काफी पैसा देकर फिर ऐसा स्थिति कर दिया कि उनको रीपे करने में बहुत दिक्कत हो गई। तो टैक्सेस और बाकी जो कर्जे उतारने के लिए उनको बहुत दिक्कतें आई थी, विच दिस पर्सन डिड नॉट लाइक, वीरपांडिया कट्टबोमन, and he waged a war against the British. Eventually unko he was caught and killed, he was caught and then he was killed by the Britishers at the age of 39. At the age of 39 he was hanged to death, and I think he was one of the unknown, relatively unknown freedom fighters, जिनके बारे में अदर देन प्रॉब्ली साउथ इंडिया बाकी कोई जगह पे उतना जानकारी नहीं है। जैसे खुदीराम बोस को मैंने जाना था, कल ही ट्विटर पे आकर देखा था। इनके बारे में मैं जब छोटा था तब मैं पढ़ा था, इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द की पर्संस जिन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूट किया था फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। With this, I would like to end and give the mic back to विशाल जी। विशाल जी, मैं थोड़ा सा एक शब्द बोलना चाहती हूँ, जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ। तो खुदीराम बोस जो है ना, वहाँ पे बंगाल के बच्चों का जबान पे उनका नाम है, और उनके ऊपर एक गाना भी है जो लता मंगेशकर ने गाया है, और वो गाने में है, एक बार विदाई दे माँ घुड़े आशी। मतलब माँ को वो जब जाने वाले थे ना फांसी के लिए, तब फांसी के पहले उन्होंने अपने माँ को बोला था कि एक बार मुझे विदा कर दे माँ, मैं वापस आऊंगा। और बंगाल में कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने वो गाने में ना एक शब्द है, हाशी हाशी पोड़बो फांसी देखबे भारतवासी, मतलब खुशी खुशी मैं फांसी पे कुछ चढ़ जाऊंगा और मुझे भारत के लोग देखेंगे। एंड उसके साथ साथ उनका ये माना जाता है कि उन्होंने बोला था कि मैं वापस आऊंगा ना जब, तो तुम मेरे गले पे फांसी का निशान देख के पहचान लोगे। तो कुछ लोगों का रूमर्स है, अनसब्सटेंशिएटेड है, मगर कहा जाता है कि नेताजी सुभाष बोस के को कुछ लोग मानते हैं कि ही वॉज रीबॉर्न, मगर अगर आप डेट के हिसाब से देखोगे ना तो वो नहीं है। मगर खुदीराम बोस का मतलब बहुत ज्यादा मानते हैं बंगाल के लिए। थैंक यू विशाल जी, आप प्लीज। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं का क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है।
खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी के लिए, जिस स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे पूर्वजों ने, जब वे युवा थे, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो आखिर उन्होंने जिस स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, सर्वस्व, उस स्वतंत्रता की कोई परिभाषा या औपचारिकता तो नहीं हो सकती। स्वाधीनता से उनका क्या तात्पर्य, और स्वतंत्रता किसका, किससे? ये आज हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत ही चिंतन का विषय है, क्योंकि आज जिधर देखिए उधर मुनाफा, मूल्य द्वारा शासित व्यवहारिकता से स्वतंत्रता के महत्व को भी व्यक्तिगत लाभ और संपन्नता के रूप में लोगों ने तौल दिया। तभी तो आज अगर देखें हम, तो राष्ट्रीयता की भावना पर बाजारवाद हावी है। स्वाधीनता संग्राम का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति को ही मान लेना हमारे समझ को सीमित करता है। ये हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष की अवहेलना होगी यदि उसे हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मान ले। तो ये हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की अवहेलना होगी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य केवल नेतृत्व का परिवर्तन नहीं था, बल्कि प्रतिनिधित्व और नीतियों का परिवर्तन। पारिवारिक सामाजिक संरचना के आधार पर, के स्तर पर, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, और जो पाश्चात्य देशों की समझ है, ये दोनों में एक मूलभूत अंतर है। ऐसे में अगर आधुनिकीकरण के प्रयास में हम अपनी विशिष्टता, अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने के बदले हम पाश्चात्य सभ्यता के मतांध अनुसरण को फॉलो करने लगेंगे, तो हम अपनी श्रेष्ठता और उत्कृष्टता को भूलने का प्रयास करेंगे, और ये हमारी भूल होगी। यही हमारा जो वर्तमान है, इसका दुर्भाग्य। हम मदान स्वतंत्रता का केवल ये उद्देश्य नहीं था कि विदेशियों को हटाकर शोषण और दमन का अधिकार कुछ स्वदेशियों को सौंप दिया जाए, ना, बल्कि स्वाधीनता के लिए देश ने संघर्ष इसलिए किया कि वह अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को न केवल पुनर्जीवित कर जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर सके, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जो समर्थवान हो और स्वावलंबी हो। इसी स्वावलंबी के लिए वर्तमान में हमारा आत्मनिर्भर की संकल्पना। हमें अंतर समझना होगा पाश्चात्य देशों की तुलना में। पाश्चात्य देशों में समाज शासन तंत्र पर आधारित होता है, शासन तंत्र पर आश्रित होता है, पर इसके विपरीत भारतीय सामाजिक व्यवस्था में समाज की जो आत्मनिर्भरता है, यही हमारी विशिष्टता है। यहाँ का समाज शासन तंत्र से केवल सुरक्षा और व्यवस्था की आशा करता है कि हमको व्यवस्था मिलेगी, हमको सुरक्षा मिलेगी। इसमें शासन तंत्र के नेतृत्व की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शासन तंत्र का नेतृत्व
अगर भ्रमित और अपरिपक्व होगा तो उसके लिए पाश्चात्य शैली का मतांध अनुसरण ही आधुनिकता का पर्याय होगा, और तब नीतियां समाज को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आश्रित बनाने पर केंद्रित होंगी। हमारी युवा पीढ़ी ने जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनके लिए स्वतंत्रता की परिभाषा ये थी, ये उनकी परिकल्पना थी। आज ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे इतिहास में तमाम फैक्ट को डिस्टॉर्ट किया गया है। कुछ हमारे युवा, हमारे स्वतंत्रता के प्रहरी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया मां भारती की स्वतंत्रता के लिए, आज इतिहास के पन्नों में वो ओझल है। क्यों ओझल? क्या ये एक सुनियोजित प्रक्रिया का परिणाम रहा? तो इसके पीछे तमाम फैक्टर निकल के आते हैं, कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं। लेकिन आज हमारा ये दायित्व बनता है इस अमृत महोत्सव सीरीज में कि हम लोगों को अपने उन युवाओं, अपने उन आंदोलनकारियों, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित कराएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, हमारा युवा वर्ग उनसे प्रेरणा ले सके। किताबों में देखिए तो स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर के बारे में शायद ही हमें कोई जानकारी मिलती है। सुभाष चंद्र बोस जी को जो स्थान मिलना चाहिए इतिहास के पन्नों में, शायद ही हमें देखने को मिलता। तो कहने का मतलब यह है कि ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी इतिहास लेखन का परिणाम है। तो ऐसे में आज हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास से परिचित कराएं। अभी जैसे नटराजन जी कह रहे थे, खुदीराम बोस जी के बारे में बताया, तो अब लोगों को यह समझना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन थे खुदीराम बोस। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, तो ऐसे लोगों को ही लाना, लोगों से परिचित कराना ही हमारे इस सीरीज का उद्देश्य है। और हम आशा करते हैं कि शायद हम लोग इस उद्देश्य में थोड़ा बहुत अपना योगदान सकारात्मक रूप से दे पाएंगे। अब मैं ऐसा जी को निमंत्रित करता हूं कि वो बात को आगे बढ़े। मैं चाहती हूं कि अब सुषमा जी हमारे, अभी तक वो खामोश थी। सुषमा जी आप प्लीज बोलिए, आपका क्या ये है। ये तो मैं भी विशाल जी आपसे सहमत हूँ कि हमारे हिस्ट्री में, मैं एक हिस्ट्री की टीचर हूँ, तो मुझे हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते इतना गुस्सा आ जाता है। मैं कभी कभी बच्चों को बताती हूँ, मैं बहुत सारी कहानियां, जैसे मैंने कल भी बोला था, मैं कहानियां बताती हूँ, और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करती हूँ, अफजल खान के बारे में और उनके बारे में लिखा था, तो मुझे बहुत से लोगों ने आके बोला था कि हमें पता नहीं है। मतलब दुख होता है, गुस्सा आता है। तो मैं चाहती हूँ, मुझे आपका ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, एंड सच्ची में हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख के कुछ तो वो भी शुरू करें, कुछ अलग किताबें भी पढ़े, और जब वो पढ़ेंगे तब उनको बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में पता चलेगा। सच्चाई सामने लाना हमारा एक छोटा सा क्या बोलेंगे, योगदान है। सुषमा जी प्लीज, स्टेज इज ऑल योर्स। मैं विशाल जी, नटराजन जी और ईशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये आज़ादी के जो हमारे 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं उस पर ये जो प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जो ईशा ने गाना बताया था बंगाली में, वो गाना मेरे ख्याल से हिंदी में बंदिनी फिल्म में आता है, मतरो माता लाल तेरे बहु तेरे, वो खुदीराम बोस पर ही है वो गाना।
जन्मभूमि के काम आया मैं, सफल भाग हैं मेरे। तो हम आज कितने युवा जो हैं हमारे देश के, वो खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं। आप देखेंगे तो चे गुएवारा की पेंटिंग या चे गुएवारा वाले टी शर्ट्स हमारे युवा बहुत ही मतलब उसके साथ पहनते हैं, कि गर्व के साथ पहनते हैं। पर राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, इनकी पेंटिंग या इनकी फोटो वाले टी शर्ट पहने वाले युवा आपने कितने देखे होंगे? हमारे देश में अकबर रोड है, औरंगजेब रोड है ना, जो हमारे राजधानी में जो नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है। इनके नाम पे रोड क्यों नहीं है? ये मेरा कहना है। हमने अपने आक्रांताओं के ऊपर रोड बना के रखी है, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। आज मैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करना चाहूंगी। बिस्मिल जो उनका टाइटल था, उससे कई लोग मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक ब्राह्मण थे, राम प्रसाद दीक्षित, और 1897 में वो शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ था। और काकोरी कांड जो है वो जिसमें उनको फांसी हुई, वो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड तो नहीं कहूंगी मैं उसको, काकोरी स्वतंत्रता प्रयास ही कहूंगी, जिसमें उनको फांसी हुई। और वो हिंदी और उर्दू के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। काफी उन्होंने मतलब देशभक्ति के गाने और देशभक्ति की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। काकोरी कांड जो उन्होंने, काकोरी जो ये था डकैती अंग्रेज कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि ये डकैती कैसी, ये तो हमारा ही पैसा है जो अंग्रेज लोग लूट रहे हैं, तो हम अपने देश को स्वतंत्र कराने में ये पैसा क्यों न लगाए। तो उन्होंने कई दिन ऑब्जर्व किया कि जो ये ट्रेन जाती है लखनऊ से दिल्ली तक का, तो उसका पहला स्टेशन पड़ता है काकोरी। तो उसमें खजाना जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं होती। तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पैसे को हम लोग अगर ले सके और इसको हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में आर्म्स एंड एम्यूनेशन और इसके प्रचार प्रसार के लिए अगर हम यूज कर सके, तो उन्होंने 10 लोगों का एक गिरोह मतलब एक स्वतंत्रता संगठन जैसा बनाया। और काकोरी जो नेक्स्ट स्टेशन पड़ता है लखनऊ के बाद, वहां पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उस समय उनको इसमें 8,000 रुपए इस घटना में मतलब मिले थे इस प्रयास में, जिसको उन्होंने कई जगह डाइवर्ट करके यूज किया था। पर 1 साल के अंदर ही अंग्रेज पुलिस ने उनके सारे गिरोह को पकड़ लिया, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, मनमथ नाथ और इस प्रकार कई लोगों को फांसी दी गई और कई लोगों को काला पानी का जो सजा दी गई। काला पानी की सजा में मैं आज सावरकर जी को भी मैं एक बार उनको भी अपने बोलना चाहती हूँ उनके बारे में भी, कि जो बार बार सावरकर जी का माफीनामा लाकर जो लोग हमें शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, तो उनको कम से कम 1 महीने जाकर, अभी तो वो काला पानी भी नहीं रहा, उस जेल में रहना चाहिए। आप जो गांधी जी भी, जो मैं बोलूंगी कि वो हमेशा जिस जगह रहे वो बहुत सुविधाजनक जगह थी, और नेहरू जी भी, आनंद भवन से आप देखते हैं तो आपको एक अलग भारत दिखता है। उसी प्रकार आप गांधी जी भी जहाँ रहे हैं, या तो वो किसी के घर में उनको नजरबंद रखा गया, जो एक अच्छी मतलब आगा खान पैलेस जैसी जगह थी, तो उसको हम जेल कतई नहीं कह सकते। तो सावरकर से गांधी की तो तुलना ही नहीं हो सकती। और सावरकर जी अपने समय से बहुत आगे थे। वो कहा जाता है कि अपने समय से 50 साल आगे का सोचते थे। उन्होंने कहा था कि हमको जल्दी से जल्दी परमाणु शक्ति बन जाना चाहिए। उनका कहना था कि सक्षम को ही अहिंसा मतलब शोभा देती है। अगर हम अक्षम होंगे और अहिंसा का गाना गाएंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है। और उनका ये कहना था कि अगर हमारी पुलिस, हमारी सेना और हमारी जो शिक्षक है, उनको हम अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छा वेतन देते हैं, तो वो राष्ट्र निर्माण में बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। और आज हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है वो पुलिस से ही होती है। आपने देखा होगा पुलिस का वेतन बहुत कम है और भ्रष्टाचार जो है वो पुलिस में ही सबसे ज्यादा है। इसी के कारण कई जो बड़े बड़े जो गिरोह बना के रखे हैं लोग, जो गैंगस्टर है, वो छूट जाते हैं
क्योंकि क्या करे, पुलिस मजबूरी में करप्शन करती है। तो सावरकर की सोच जो थी वो नेहरू को पसंद नहीं थी। तो मैं इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और वीर सावरकर, ये दो लोगों को के बारे में मैं बोलना चाहती थी। और वो चाहते ही क्या थे, उनका तो बस इतना ही था कि शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो आज उनकी मजार पे उनकी उनकी जो ये है उस पे कितने लोग जाते हैं। और हमने देखा है कि जो एक खास परिवार है, उनका जो उन्होंने कितने एकड़ जमीन कब्जाई हुई है, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनकी जो पावन स्थली है उस पे आज देखो तो वो धूल खा रही है। तो हम लोगों के जो युवा हैं उनको हमको ही इस बात से परिचित कराना पड़ेगा, नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा। उनको ये स्वतंत्रता बहुत आसानी से, बहुत हल्की चीज लगेगी जो उनको मिल गई। स्वतंत्रता खून बहाने से मिली है, स्वतंत्रता आमरण अनशन पे बैठने से नहीं मिली है, ऐसा मेरा कहना है। इसके बाद मैं ईशा जी को बोलूंगी कि वो इस पर कुछ प्रकाश डालें। है ना, एक जैसे खुदीराम बोस उन्होंने बोला है, वही एक और बंगाल के मास्टर दा, उनके बारे में दो शब्द बोल के मैं सूर्य सेन मास्टर दा जो थे वो 22 मार्च 1894 में पैदा हुए थे, एंड चिटागांव डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी बांग्लादेश में है। उन्होंने अपना एक वो अनुशीलन समिति के भी पार्ट थे, और उन्होंने अपना एक इंडियन रिपब्लिकन ग्रुप भी बनाया था, और उनको ऐसा लगा था कि चिटागांव को वो आजाद कर दे ब्रिटिशर्स से। और उसके लिए उन्होंने जो उनका जो ग्रुप था, उन लोगों ने मिलके ये तय किया था कि चिटागांव के जो आर्मरी था उसके ऊपर रेड करेंगे, उसके ऊपर रेड करके उसके पूरा हथियार ले लेंगे। मगर वो रेड तो उन्होंने किया और पूरा का पूरा हथियार उन्होंने अपने कब्जे में कर दिया, मगर ब्रिटिश जो वहां पे ऑफिसर्स थे उन्होंने चारों तरफ से उनको घेरा। ये लोग पहाड़ थे, आजू बाजू छोटे छोटे पहाड़ थे, वहां पे चले गए थे। इनके यहाँ के प्रीतिलता वाद्यदार थी, कल्पना दत्त थी, ये लोग तो वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे, मगर सूर्य सेन पकड़े गए थे। उनके बहुत सारे जो साथी थे वो लोग पुलिस के गोली से मारे गए थे। सूर्य सेन को इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया था, मगर मास्टर दा हमेशा यही बोलते थे कि हमको एक आजादी अगर हमको चाहिए तो हमको खून देना पड़ेगा, बलिदान तो देना पड़ेगा। आज देखते हैं हम लोग कि हर किसी को, जिसको भी देखो कि सत्याग्रह ने ला दिया। मैं सुषमा जी से भी सहमत हूँ कि नहीं, सत्याग्रह ने सब कुछ नहीं किया। तो जिन लोगों ने, अगर सत्याग्रह ने सब कुछ किया था, तो जिन लोगों ने इतना बलिदान दिया उनका क्या, वो लोग कहाँ जाएंगे? एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवा को ये समझ में आना चाहिए, और वो अपना मतलब एक्चुअल जो हेरिटेज है, फ्रीडम फाइटर्स के जो हेरिटेज है, उसको उन लोगों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, उसको खत्म नहीं होने देना चाहिए, मिट नहीं जाए, क्योंकि वो मिट जाएंगे ना तो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो एसेंस है वही पूरा खत्म हो जाता है। तो उनको मिटने नहीं दे सकते हम लोग, और ना ही उनको खत्म होने दे सकते। उनको हमारा दायित्व है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट अलाइव। यही कह के मैं आज का सेशन एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।